अब अपन रिवाइज करते हैं एसेट 250, इधर आओ सर। एसेट 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। जब अपन ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो अपने को कंसिडर करना है वो लॉज एंड रेगुलेशन जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो जब ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वेरी सिंपल सर, ये कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन जब ऐसे 250 है, वो अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट पर अप्लाई नहीं होगा। वो अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट कौन से वाले पे अप्लाई नहीं होगा? देखो सर, ये ऑडिट पे अप्लाई होता है ऐसे 250, अपने को सिंपल सा पता है सर, ऑडिट पर अप्लाई होता है सर। पर अगर कोई अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट में हमने कहा किसी स्पेसिफिक लॉज का पूरा कंप्लायंस चेक करके हमें एक रिपोर्ट दो, ठीक है, टू अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट इन विच ऑडिटर इज स्पेसिफिकली एंगेज, उसको एंगेज किया और बोला टेस्ट करके रिपोर्ट करो सेपरेटली ऑन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस ने कंपनी ने कंप्लाई किया कि नहीं किया, ये चेक करके दो और उस पर एश्योरेंस रिपोर्ट दो। तो क्या उस पर ऐसे 250 अप्लाई होगा? नहीं बाबा नहीं, ऐसे 250 मेरी जान बस एक ही चीज पे अप्लाई होता है, जब आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ऐसे 250 का नाम है, यू विल बी कंसिडरिंग द लॉज एंड रेगुलेशन जब ऑडिट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो इफेक्ट करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझो। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की? फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, भैया मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लाई करना विद लॉज एंड रेगुलेशन, ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टू इंश्योर दैट द एंटिटीज ऑपरेशन आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉज एंड रेगुलेशन विद द प्रोविजन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की, ऑडिटर की नहीं। सर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बताओ जो एंटिटी इंप्लीमेंट कर सकती है, जो उसे असिस्ट करेगी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सर एक बात बताओ, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना नॉन कंप्लायंस, ये जिम्मेदारी किसकी? सर ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सर। तो सर ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंटिटी को आप एग्जांपल्स देके बताओ सर, एग्जांपल्स ऐसे दो ऐसी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का जो एंटिटी इंप्लीमेंट कर सकती है, जो उन्हें मदद करेंगे इन द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। मैंने कहा कि मॉनिटर करते रहना लीगल रिक्वायरमेंट्स को और अपने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, इंश्योर करो कि जो आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हैं, इस हिसाब से डिजाइन करे हुए हैं कि वो मीट कर पा रहे हैं क्या सर? वो नीड्स को, वो रिक्वायरमेंट्स को। तो मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट और इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिजाइन टू मीट दीज रिक्वायरमेंट, वेरी सिंपल। उसके बाद में आपको बोला मैंने एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाओ, मतलब इंस्टीट्यूट करो और ऑपरेट करो, इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल लगाओ सर। ये आपका प्रोसीजर का एग्जाम हो गया। इसके उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है सर? आपको सीओसी बनाना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट, किस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लॉइज का होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे उसमें पॉलिसीज होती है, आप लोग को अच्छे से पता है। कोड ऑफ कंडक्ट में मोरल, एथिकल, वैल्यूज वगैरह सारी चीजों पे एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है कि हाउ वुड बी द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो वो कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट आप बना रहे हो तो डेवलप करो, पब्लिश करो और फॉलो करो सर। डेवलप करो, उसको पब्लिश कर दो, सबको बताओ, सारे एम्प्लॉइज को समझाओ और क्या करो? फॉलो करो कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने कहा कि इंश्योर करो एम्प्लॉइज प्रॉपर्ली ट्रेंड है और उनको ये समझ में आता है। क्या सर समझ में आता है? अभी जो बनाया है ना सीओसी, वही कोड ऑफ कंडक्ट। इंश्योर एम्प्लॉइज आर प्रॉपर्ली ट्रेंड एंड अंडरस्टैंड दी सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद में एक लीगल एडवाइजर को आप इंगेज कर सकते हो, इंगेजिंग अ लीगल एडवाइजर जो आपको असिस्ट करेगा इन मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। आपने पहला पॉइंट पढ़ा ना, मॉनिटर करना लीगल रिक्वायरमेंट, तो आप इंगेज भी कर सकते हो लीगल एडवाइजर को जो आपको हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है, एक रजिस्टर बना के रख लेना जो सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशंस पर आपको काम आएगा। ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आप बना सकते हो जो असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को। किस चीज में असिस्ट करेगा सर? इन दी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो मैंने इसको कैसे याद कराया था क्लास में सर? पहले आप बोलना मॉनिटर करेगा, मॉनिटर करना है। क्या करना है सर? मॉनिटर करना है, मॉनिटर करना है। उसके बाद में आप बनाओ सर मॉनिटर करना है। मॉनिटर क्या करना है सर? मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट, मॉनिटरिंग द लीगल रिक्वायरमेंट और इंश्योर करो कि आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इस रिक्वायरमेंट को वो लोग मीट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बनाओ मेक, मतलब एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाओ। पॉइंट नंबर 2, एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाओ, मतलब इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ कंट्रोल। फिर दूसरा भी बनाओ सर सीओसी। तो इसमें क्या था? डेवलप करो, पब्लिश करो और फॉलो करो कोड ऑफ कंडक्ट। और उसके बाद में एक फोर्थ पॉइंट था कि अगर आपकी सीओसी बन जाती है तो सारे इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दो, employees are properly trained and वो लोग समझते हैं, किसको समझते हैं सर? आपको, मेरे को नहीं सर, सीओसी को, एंड अंडरस्टैंड सीओसी। उसके बाद में मैंने बोला था कि आप चाहो तो लीगल एडवाइजर को भी असिस्ट करने के लिए वो आप उसको एंगेज कर सकते हो और एक रजिस्टर बना लेना सिग्निफिकेंट लॉज और रेगुलेशंस पे। तो ये आपके 6 पॉइंट आपको ऐसे याद रहेंगे। अब अपने कॉपी में प्लीज मॉनिटर मेक लीगल एडवाइजर रजिस्टर, मॉनिटर मेक मॉनिटर लीगल एडवाइजर रजिस्टर, मेक से मॉनिटरिंग लीगल, मॉनिटर मेक, मॉनिटर से मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट, मेक अप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक सीओसी बना लेना, वो सीओसी समझा भी देना, एम्प्लॉइज को ट्रेन भी कर देना, लीगल एडवाइजर को आप एंगेज कर सकते हो और एक रजिस्टर बना लेना। ये टाइप ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से, इससे अगर कोई बेटर तरीका आता है तो आप याद कर सकते हो। याद करना अपना मेन गोल है
सर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बताने, जब आपको कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ, आपको पता चला कि पर्टिकुलर टैक्सेशन लॉस है या फिर कोई पर्टिकुलर लेबर लॉ से क्या हुआ, नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ है या फिर आइडेंटिफाई नहीं हुआ पर आपको सस्पेक्टेड है, आपको डाउट है, तो सर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो घटना घटी। सर उसमें जिसमें वो कौन सी घटना घटी, सर नेचर ऑफ द एक्ट, एक्ट मतलब जो एक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस हुआ, जो एक्ट ऑफ द नॉन कंप्लायंस हुआ उसको आप अंडरस्टैंड करो और उन सर्कमस्टेंसेस को समझो। सर पहले तो नेचर ऑफ द एक्ट था उसको समझा, अगर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ या सस्पेक्टेड हुआ, तो आप अंडरस्टैंडिंग करो नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जब वो अकर हुआ है, और उसके बाद में फर्दर इन्फॉर्मेशन आप ऑब्टेन करो। सर पहले तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया, नेचर ऑफ द एक्ट मतलब सर वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो नॉन कंप्लायंस हुआ है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और किन किन सर्कमस्टेंसेस, किन किन सिचुएशन, किन किन परिस्थिति, किस किस सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में, कंडीशंस में वो नॉन कंप्लायंस हुआ है, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, उसके बाद में आपको इवेल्युएट करना है, फर्दर इन्फॉर्मेशन लो और इवेल्युएट करो कि इसका इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फर्दर इन्फॉर्मेशन लो और इवेल्युएट करो कि इसका इफेक्ट क्या होगा, पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है, क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऑडिटर सस्पेक्ट करता है कि देयर मे बी नॉन कंप्लायंस, और उसका क्या है सर, अगर उसको पहले डाउट होता है कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है, सस्पेक्ट करता है, भैया जाके डिस्कस कर ले मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ, हमने थोड़ी रोका। मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ने उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उसको लगता है क्या, उसके जजमेंट में ये लगता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, मटेरियल होगा, तो कंसीडर कर लो नीड टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। सर फिर से बताओ, देखो मैंने कहा कि पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट और सर्कमस्टेंसेस जिसमें वो नॉन कंप्लायंस हुआ है, इन विच इट हैज अकर्ड। उसके बाद में आप ऑब्टेन करो किस चीज का, सर ऑब्टेन करोगे इन्फॉर्मेशन, फर्दर इन्फॉर्मेशन, जिससे आप इवेल्युएट कर सको पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ऑडिटर को सस्पेक्ट होता है, डाउट होता है कि ये नॉन कंप्लायंस हुआ है, देयर मे बी अ नॉन कंप्लायंस, उसको नॉन कंप्लायंस ऐसा लगता है कि हो सकता है हुआ होगा, तो डिस्कस करो ना मैटर मैनेजमेंट के साथ। पर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, मैटर क्या आपको नहीं करता, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, और उसके जजमेंट में उसको लगता है कि ये सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का जो मैटर है वो मटेरियल होगा, तो लीगल एडवाइस ऑब्टेन करो। और अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन ही नहीं कर सकते तो इवैल्यूएट करो इसका इफेक्ट क्या होगा ऑडिटर रिपोर्ट में, ऑडिटर ओपिनियन पे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, लेक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। अगर हमें ऑडिट ओपिनियन नहीं मिला तो हम डिस्क्लेमर ओपिनियन भी दे सकते हैं और क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं। क्वालिफाइड कब, जब मटेरियल था, परवेसिव नहीं, जब मटेरियल भी है और परवेसिव है और हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए तो हम क्या दे देंगे, डिस्क्लेमर दे देंगे। समझ गए ना सर। और आल्सो इवैल्यूएट करो इंप्लीकेशन, उसका इंप्लीकेशन इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में भी उसका चेक करना। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, पहले सस्पेक्ट हुआ, फिर मैटर गया डिस्कस करने के साथ, मैनेजमेंट ने बोला सस्पेक्ट हुआ तो डिस्कस कर लो, जब डिस्कशन करने गया उसको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसका क्या है सर, उसके हिसाब से अगर उसको मटेरियल लगता है तो क्या करेगा, लीगल एडवाइस ले लेगा। और अगर उसको किसी भी हालत में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलते ही नहीं, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलते ही नहीं है, तो उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो वो उसका ऑडिटर ओपिनियन पे उसका इफेक्ट देख लेगा। और उसका और लास्ट वाला पॉइंट है इंप्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, किसके रेस्पेक्ट में देखेगा, इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में देख लेगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या, ऑडिटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग क्या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड ही कैनॉट बी आइदर एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। उसका काम ही बस यही है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो एरर से हुआ चाहे फ्रॉड से हुआ। कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है जैसे कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस एंड बेनिफिट, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट या अदर लिमिटेशन। जो लिमिटेशन होती है ऑडिट की वो इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, वो लिमिटेशन हटा नहीं सकते और उनकी वजह से अनअवॉइडेबल रिस्क होगा कि कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होगी भैया, चाहे कुछ भी कर लो। सर तो पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर ग्रेटर फॉर सच रीजन। इन कारण की वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना ज्यादा, मतलब क्या, डिटेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर ग्रेटर फॉर सच रीजन। इन कारण से आप डिटेक्ट करना है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। रीजन सर ये मतलब ये सारे रीजंस दिए गए हैं कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्यों सर, देखो कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होता है जिनका डायरेक्ट इफेक्ट तो होता नहीं, बट हमारे ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी उसको अफेक्ट करते हैं। जो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज है, देयर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशन जो रिलेट करते हैं ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, बट वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करते और वो ना ही कैप्चर किए जाते हैं हमारे एंटिटीज के इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना इसमें ग्रेटर होएगा, ज्यादा मतलब नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट। नॉन कंप्लायंस में ऐसा भी कई बार हो सकता है कि ये इसलिए किया जाता है कि कोई कंसीलमेंट करना है, उनको कोई चीज छुपानी है, कंसील करनी है, सच एज फोर्जरी करनी, कॉल्यूजन है, मतलब लोग मिले हुए इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन करना, जैसी चीजें नहीं है वैसे ही उसको दिखाना है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूट क्या नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, फाइनली मैटर तो डिसाइड करता है कोर्ट,
तो आप इसमें एग्जैक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसे 250 क्या कहता है, ऐसे 250 ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि दो टाइप की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। एक तो सर इधर देखो, ये पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कैटेगरीज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस में कैटेगराइज कर दिया। पहला कैटेगराइजेशन किया कि उन प्रोविजंस का, जो लॉज एंड रेगुलेशन के उन प्रोविजन का जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर्स में। जैसे टैक्सेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेबर लॉ का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स, तो उसके रिलेशन में ऑडिटर की यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सिंपल सी बात है। अबाउट द कंप्लायंस, कि ये कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है लॉज एंड रेगुलेशन से, उसके लिए इसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस करना है, यही ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, मतलब उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि फॉर दी जो डिटरमाइन करोगे आप अमाउंट, जो डिटरमाइन करोगे आप डिस्क्लोजर्स, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट लॉस, आपने इन्वायरमेंट में, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, एक कंपनी थी जो नदी, जो रिवर में कचरे फेंक रही थी और अपना पूरा वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रही थी, उसको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो ये अपने को नहीं दिख रहा था कि ये गलती कर रही है, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या हुआ कि उनको भारी पेनल्टी देनी पड़ी, कंपनी को शट डाउन भी करने का नोटिस आ गया। तो सर आज आपको वो तकलीफ नहीं दे रही, इट डज नॉट अफेक्ट, मतलब आपके मटेरियल जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर इफेक्ट आज नहीं पड़ रहा। अदर लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है किस पे, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट है, डिस्क्लोजर से, उस पे आज इफेक्ट नहीं कर रहा, डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट, बट कंप्लायंस विद विच मे बी फंडामेंटल टू दी ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स। अगर धंधे को चलाना है तो उसके साथ कंप्लाई करना तो बहुत जरूरी है। एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू इट बिजनेस, अगर अपना धंधा कंटिन्यू करना है तो उसको टू कंटिन्यू इट बिजनेस, अगर नहीं करोगे तो आपका गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। टू अवॉइड मटेरियल पेनल्टीज, में पेनल्टी लग जाएगी। तो डायरेक्ट इफेक्ट अभी नहीं है, बट ये अगर नहीं करोगे तो फंडामेंटल ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स आपका खतरे में आ सकता है, आपको आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अपने धंधे को, कोई आप पे मटेरियल पेनल्टी लग सकती है। तो सर एग्जांपल इन्वायरमेंटल रेगुलेशन या फिर कोई रेगुलेटरी सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये सॉल्वेंसी के कुछ रेशियोज है या फिर कुछ आपको लिमिट्स दी है, उसके हिसाब से आपके पास सॉल्वेंट रहना, सॉल्वेंसी मतलब उतने पैसे आपके पास रहने चाहिए लिक्विड एसेट्स में या फिर एसेट्स में, जब आपके पास अगर कोई खराब सिचुएशन आए तो आप अपने वो पेमेंट कर पाओ, ठीक है। वो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इनका सर आपका डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट इनका कंप्लायंस जरूरी है किसके लिए, फंडामेंटल ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स के लिए, एंटिटी का चलने के लिए, और कोई अवॉइड करनी है अगर कोई मटेरियल पेनल्टी है तो सर हम लोग ये कह सकते हैं नॉन कंप्लायंस विद सच रेगुलेशन मे हैव मटेरियल इफेक्ट। इसका तो डायरेक्ट इफेक्ट था, इसका डू नॉट हैव डायरेक्ट, बट मे हैव इफेक्ट तो करेगा, आज नहीं तो कल कर सकता है। तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जाके चेक करेगा? नहीं, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स बनाए जो उसको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई, वो क्या करेगा, अंडरटेक करेगा स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर, जिससे वो ये ऐसे नॉन कंप्लायंस के इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई कर लेगा। सिंपल सी बात है, जिसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है उसमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है कि कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ, पूरा देखेगा। इसमें वो स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा और चेक करेगा कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, अगर कर पाए तो अच्छी बात है। टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशन। ऑडिटर को क्या कंसीडर करना है जब कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन करना है? कंसीडर यही करना है भैया, जब आप अंडरस्टैंडिंग लेने जाते हो एंटिटी की और उसके एनवायरमेंट की, तो आप लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है, उस इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है, उसके सेक्टर, कौन से सेक्टर में वो काम करती है, कौन सा इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर में काम करती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, फार्मा सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें भी वो काम कर रही है, कौन सा सेक्टर में वो एंटिटी ऑपरेट करती है और लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उस पर क्या अप्लाई होता है, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। और जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उन पर अप्लाई होता है उससे वो कैसे कंप्लाई करती है ये भी समझ लेना। हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद द फ्रेमवर्क, वेरी सिंपल। ऑडिटर को परफॉर्म करना है ऑडिट प्रोसीजर जिससे वो आइडेंटिफाई करे इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसी चीजों का कैसे पता करेगा? पहले जाके इंक्वायरी कर लेगा मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ, क्या एंटिटी कंप्लाइज कर रहा है इन इन्वायरमेंट लॉ से, कर रहा है क्या, ऐसा इंक्वायरी कर लेंगे। या फिर इंस्पेक्ट कर लेंगे कोई कॉरेस्पोंडेंट मतलब कोई चिट्ठी आई है, कोई मेल आया, कोई नोटिस आया, कोई कुछ लीगल ऐसे अपने वो आए हैं डॉक्यूमेंट्स, मतलब नोटिस आना, डिस्कशन जो पेपर्स पे चल रहा है, एक तरह से बातचीत, कम्युनिकेशन जो लेटर्स पे चल रहा है। तो इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पोंडेंस जो आए हैं किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, तो उनको जाके इंस्पेक्ट कर लेंगे। सर ऐसे ऐसे इंडिकेशन बताओ जिससे हमें पता चले कि नॉन कंप्लायंस हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है भैया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप पे रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वाले, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले आपके घर आए में बैठे हैं। तो अगर कोई इंडिकेशन चल रही है तो मतलब कोई इंडिकेशन है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये इंडिकेशन है ना कि आपने नॉन कंप्लाई किया विद लॉज एंड रेगुलेशन के साथ। वेरी सिंपल। या आपने कोई पेमेंट किया है, फाइन दिया है, पेनल्टी दी है, तो आप पेमेंट ऑफ फाइन या पेनल्टी, तो ये इंडिकेशन है आपने कंप्लाई नहीं किया लॉज एंड रेगुलेशन के साथ। आप किसी अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हो, लोन टू कंसल्टेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो, रिलेटेड पार्टीज को पेमेंट कर रहे हो, इंप्लॉयज को पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट इंप्लॉयज को पेमेंट कर रहे हो,
क्यों कर रहे हो पेमेंट, कोई गड़बड़ है? सर आप सेल्स कमीशन दे रहे हो, एजेंट फीस दे रहे हो जो मार्केट से ज्यादा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि सर कुछ गड़बड़ की है आपने, इसीलिए दे रहे होंगे ना। सेल्स कमीशन दे रहे हो, एजेंट फीस दे रहे हो जो एक्सेसिव है, जो मार्केट में पे होती है उसे एक्सेसिव हो रही है। इसका मैंने एग्जांपल दिया, कस्टम क्लियरेंस में जब गुड्स होता है एजेंट फीस लोग ज्यादा देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किए थे तो वो एजेंट डील कर लेता है डायरेक्ट कस्टम में और आपका गुड्स छुड़वा देता है। लेकिन ये आपने जो एजेंट फीस दिया वो ज्यादा दिए और ऐसे बुक्स में दिखता है तो साफ साफ हमें पता चल जाएगा कि एजेंट फीस इस बार ज्यादा क्यों गई है, तो मतलब उस वक्त कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ होगा। आप परचेज कर रहे हो बहुत ही हाई प्राइस पर, तो आपको पैसे का इधर उधर कुछ गेम करना है, या फिर बहुत ही कम पैसे पे कर रहे हो, बहुत ही कम प्राइस पे परचेज कर रहे हो, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अंडर बिलिंग हुई होगी, जीएसटी छुपा रहे हो, तो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। और अगर आपका अनयूजुअल पेमेंट हुआ, लीगल फीस आपकी बहुत जा रही है भाई साहब। लीगल फीस तभी जा रही होगी ना जब आपने कुछ कंप्लाइन नॉन कंप्लाइंस किया विद लॉज एंड रेगुलेशन से। आप उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो टैक्स हेवन, वो उन कंपनीज के साथ जो टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड है, वही गड़बड़ घोटाला है। आप उन कंट्रीज को पेमेंट कर रहे हो जहां से गुड्स एंड सर्विसेज ओरिजिनेट ही नहीं हुआ है, अदर देन टू द कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स और सर्विसेज आर ओरिजिनेटेड। एडवर्स मीडिया कंटेंट है, तो मतलब ये सारे इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है। इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक बनाने की आवश्यकता नहीं है, 2 या 3 बार पढ़ोगे तो 4-5 पॉइंट खुद से लिख सकते हो। आपको रिपोर्टिंग करनी है आइडेंटिफाई या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस की। देखो रिपोर्ट करना है नॉन कंप्लायंस किसको करोगे? टीसीडब्ल्यूजी को करोगे। सर टीसी अगर आपको कोई भी मिला कि सर आप जब अपना काम कर रहे थे, उसको जब ऑडिटर अपना काम कर रहा था तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा, क्या करेगा? टीसीडब्ल्यूजी को अगर कोई भी मैटर जो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन उसके अटेंशन में आता है इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी। अगर उसको लगता है ये नॉन कंप्लायंस, ही बिलीव्स, ऑडिटर बिलीव्स कि ये क्या है, इंटेंशनल है और मटेरियल भी है, तो क्या करेगा? कम्युनिकेट कर देगा ये मैटर टीसीडब्ल्यूजी को एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबल है, जितनी जल्दी किया जा सकता है उतना जल्दी बता देगा। अगर ऑडिटर को सस्पेक्ट करता है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी खुद इसमें इन्वॉल्व है, भैया ये खुद चोर है, तो नेक्स्ट हायर लेवल अथॉरिटी जो है, जैसे कि बोर्ड ऑडिट कमेटी है या कोई सुपरवाइजरी बोर्ड बना हुआ है, तो आप उनको रिपोर्ट कर दो। अगर कोई ऐसी हाई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो स्टैंडर्ड बोलता है मेरे से मत पूछ, लीगल एडवाइस दे ले, सिंपल। अगर रिपोर्ट करना है आपको नॉन कंप्लायंस इन दी ऑडिट रिपोर्ट, ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट को में आपको नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करना है। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हुआ है, आपको ये रिपोर्ट करना है किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में। भैया अगर नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है और वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन जाएगा। क्वालिफाइड जब कब जाएगा सर? जब वो मटेरियल है और परवेसिव नहीं है, और अगर आपको पता चल गया कि वो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट मिल गया ऑडिट एविडेंस नॉन कंप्लायंस के बारे में जिसका मटेरियल इफेक्ट है और वो मटेरियल भी और परवेसिव भी है, तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा। सर आपको प्रिक्लूडेड कर दिया मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी ने ऑब्टेन करने में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब आपको नहीं मिला, तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको क्या वो मटेरियल, अगर मटेरियल है तो आप एक्सप्रेस कर देना क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर वो मटेरियल और परवेसिव भी है और आप ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो 705 के हिसाब से। ऑडिटर यही नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है कि नॉन कंप्लायंस जो हुआ है, लिमिटेशन जो इंपोज्ड हुई है मैनेजमेंट के द्वारा या लिमिटेशन जो इंपोज्ड हुई है सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, कि भैया स्थिति के द्वारा ये लिमिटेशन, भाई पहाड़ गिर गया, रोड बंद हो गई, आप उस फैक्ट्री जा ही नहीं सकते, तो नॉन कंप्लायंस की ये जो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस हुए मैनेजमेंट ने थोड़ी किए, सर्कमस्टेंसेस नहीं किए, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो या डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुई है या मैनेजमेंट की वजह से या टीसीडब्ल्यूजी की वजह से हुई, तो आप इवेल्युएट कर लेना ऑडिटर पे ओपिनियन पे जो इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, ठीक है। ही शुड इवेल्युएट द इफेक्ट ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट एज पर ऐसे 705। किसी बार वालों को बताना है, एंटिटी के बार वाले मतलब रेगुलेटरी या एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को बताना है। अगर आपके पास कोई अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको जाके बताना पड़ेगा। अगर आप पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती है कि तो आपको ये डिटरमाइन करना है वेदर ऑडिटर हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटीज। 15-20 मिनट में आपका ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया सर? ऐसे 250। थैंक यू सो मच दोस्तों।